नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। नॉट सेट 2020 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जिसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज विद रैशनल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इन मजेदार एमसीक्यूज का फायदा उठाएं। सबसे पहला है द नर्स इवेलुएट द एडिक्वेसी ऑफ द नियोनेट ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। एक नर्स है जो इवेलुएट कर रही है एक नियोनेट्स को। नियोनेट वो उम्र होती है जो फर्स्ट 28 डेज का लाइफ होता है, और उसमें ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग को इवेलुएट कर रही है कि ऑक्सीजन एडिक्वेट है या नहीं है। तो ऐसा क्या चीज चेक करके पता करेगी कि ऑक्सीजन एडिक्वेट है या नहीं है? फर्स्ट है साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, इसको एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। पल्स रेट कंटिन्यूअसली, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, और द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि नियोनेट के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन या ऑक्सीजन जो है वो एडिक्वेट है या नहीं है। इसका इवेलुएट कैसे करेगी? पहला है साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, इसको एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। एक्रोसाइनोसिस के द्वारा कि एक्रोसाइनोसिस है तो ऑक्सीजन एडिक्वेट है, एक्साइन नहीं है तो ऑक्सीजन एडिक्वेट है, और एक्रोसाइनोसिस है तो एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन नहीं है। पल्स रेट को असेस करके, या एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी कहते हैं इसको, इसको इवेलुएट करके, या कितना परसेंटेज ऑक्सीजन बच्चा रिसीव कर रहा है उसके आधार पे। वेरी गुड, कुछ लोग बिल्कुल सही है ना। जैसे आप लोगों ने जो है जो किया कि बी और डी तो सर नहीं होगा, इनका कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग सी जवाब दे रहे हैं। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी आप आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं या साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट देखते हैं, तो एक न्यूनेट या न्यूबॉर्न बेबी है या कोई भी एडल्ट में भी आप देखते हैं, तो सेंट्रल अगर साइनोसिस है वो डेंजरस है, पेरिफेरल डेंजरस नहीं है। हालांकि पेरिफेरल साइनोसिस इंडिकेट करता है कि बच्चा हाइपोथर्मिया में, हाइपोथर्मिया को ट्रीट करो। लेकिन ऑक्सीजन की एडिक्वेसी जो है वो ज्यादा अफेक्ट तब होती है जब सेंट्रल साइनोसिस होता है, और जिसके बारे में सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन हमें एबीजी देगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, दैट इज एबीजी एनालिसिस। पेरिफेरल साइनोसिस कभी भी गुड इंडिकेशन नहीं है ऑक्सीजन के लेवल को इवेलुएट करने के लिए। तो जब हम दोनों में कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट या सबसे गुड इंडिकेशन होता है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। नेक्स्ट है द नर्स परफॉर्म द असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट दैट इज पोस्टेड फॉर सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी। सीजेरियन सेक्शन के लिए मरीज पोस्टेड है और उसका आप असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब अभी सीजेरियन सेक्शन नहीं हुआ है लेकिन असेसमेंट कर रहे हैं आप। विच असेसमेंट वुड इंडिकेट द नीड फॉर कॉन्टेक्ट द डॉक्टर? ऐसा क्या असेसमेंट आपने किया उस मरीज के अंदर कि आपको नीड लग रही है कि डॉक्टर को तुरंत कॉन्टेक्ट करना चाहिए? इसका मतलब क्या अबनॉर्मलिटी थी? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि नीड टू इन्फॉर्म द डॉक्टर और कॉन्टेक्ट द डॉक्टर, इसका मतलब जो चार ऑप्शन होंगे उसमें एक अबनॉर्मलिटी आपको निकालनी है। तीन नॉर्मल चीजें होगी, एक अबनॉर्मल चीज होगी। तो आपको पता करना पड़ेगा कि उसमें कौन सी चीज अबनॉर्मल है, और जो चीज अबनॉर्मल है उसको रूल आउट करके उसको ट्रीट करना पड़ेगा आपको। तो पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का 11 होना। दूसरा ऑप्शन है फीटल हार्ट रेट का 180 होना। तीसरा होता है मैटरनल पल्स रेट का 84 होना। और चौथा है डब्ल्यूबीसी का 12,000 होना। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको ये पता करना है कि कौन सी चीज इन चार में अबनॉर्मल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोग जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि साहब जब मदर का सीजरियन सेक्शन पोस्टेड है तो हम चेक करेंगे फीटल हार्ट रेट, और फीटल हार्ट रेट 180 जो है वो अबनॉर्मल है। 180 फीटल हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, ये अपनी पीक लेवल पे, हायर लिमिट पे है। तो इसका मतलब ये टर्म बेबी है, और टर्म बेबी में हार्ट रेट 120 टू 160 होता है, 180 जो है वो पीक है। पीक साइड में इसका मतलब फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, टेकिकार्डिया इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को। तो ये वैल्यू अबनॉर्मल है। हीमोग्लोबिन 11, हार्ट रेट मदर का 84 और डब्ल्यूबीसी 12,000 नॉर्मल है यहाँ पे, इनमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फीटल हार्ट रेट, और वो कितना होना, 180 होना। ये अबनॉर्मल कंडीशन है, तुरंत हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म करना है कि ये प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। नेक्स्ट है एन ऑटोक्लेव इज यूज फॉर। ऑटोक्लेव किसके लिए यूज करते हैं? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए, केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए, और गैसियस स्टरलाइजेशन के लिए। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे से बताया आपने। इट्स मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, सबको पता है। ऑटोक्लेव जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का। स्टरलाइजेशन क्या होता है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, उसकी स्पोर फॉर्म को भी किल कर देना, किसी भी सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस स्पोर फॉर्म, उसको किल करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का एग्जांपल होता है ऑटोक्लेव।
जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है वो होता है लाइट्स, है ना, जो भी लाइट है, सनलाइट है, ये सब ड्राई हीट के एग्जांपल होते हैं, हॉट एयर ओवन वगैरह। जो केमिकल स्टरलाइजेशन होता है उसमें ग्लूटाल्डिहाइड और ये केमिकल यूज में लेके हम स्टरलाइज करते हैं, है ना, तो ये केमिकल है, साइडेक्स जैसे हम यूज करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड, है ना, ट्यूबिंग्स जो है उनको स्टरलाइज करने के लिए, तो ये केमिकल स्टरलाइजेशन है। और गैसेस स्टरलाइजेशन के अंदर इटी ओ, है ना, इथाइल ऑक्साइड और CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये कुछ केमिकल एजेंट होते हैं जो स्टरलाइजेशन के पर्पज से यूज किए जाते हैं। तो ये तरह तरह के स्टरलाइजेशन के मेथड है। यहाँ पे हमें ऑटोक्लेव का पूछा है तो इसका तरीका कौन सा है, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। और एक और खास बात याद रखिएगा, एग्जाम में जो पूछा जाता है कि ऑटोक्लेव का टेम्परेचर और उसका प्रेशर और उसका टाइमिंग, तो ये लाइन आप याद रखिएगा कि ऑटोक्लेव जो होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री 121 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा सेंटीग्रेड है ये, फ़ारेनहाइट नहीं है। तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट नहीं है, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 100 किलो पास्कल, किलो पास्कल में हो तो 100 और PSI में हो तो 15, है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है और उसको टाइमिंग होता है 15 मिनट। तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 PSI, 15 मिनट्स, ये तीन बेसिक बात होती है जो एग्जाम में आती है। और ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है ऑटोक्लेव के बारे में, ऑटोक्लेव, है ना, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है फॉर एन ऑपरेशन, ओटी नर्स जो होती है वो क्या प्रिपेयर करेगी, किसी मरीज का ऑपरेशन होना है तो ओटी नर्स जो है वो क्या प्रिपेयर करेगी, ड्रेसिंग ट्रॉली, क्या ड्रेसिंग ट्रॉली से ऑपरेशन हो जाता है, आई थिंक गलत है, नहीं होता है ना, इमरजेंसी ट्रॉली, मायो ट्रॉली, वॉशिंग ट्रॉली, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओटी नर्स जो है वो ऑपरेशन के लिए क्या तैयार करेगी, मायो ट्रॉली, क्या बोलते हैं इसको, मायो ट्रॉली। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, ड्रेसिंग ट्रॉली, इमरजेंसी ट्रॉली या वॉशिंग ट्रॉली नाम का कुछ ना होता है। तो ये तीनों ही गलत चीज हो गई ऑपरेशन थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ऑपरेशन के लिए क्या तैयार करना पड़ेगा, मायो ट्रॉली। अगर हम मायो ट्रॉली को पिक्चर से देखें तो ये इस तरीके का दिखता है, दिस इज मायो ट्रॉली। ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर सारे सारे आर्टिकल, स्टेराइल आर्टिकल जो है उनको पुट डाउन किया जाता है और जो ऑपरेशन प्रोसीजर के दौरान यूज आएंगे तो ये मायो ट्रॉली कहलाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ मायो ट्रॉली। नेक्स्ट है विच फोर्सेप आर नॉन ट्रोमेटिक, नॉन ट्रोमेटिक फोर्सेप कौन सी होती है जिससे ट्रॉमा की संभावना नहीं होती है, नॉन ट्रोमेटिक फोर्सेप कौन सा रहता है। फर्स्ट है एलिस फोर्सेप, कोचर्स फोर्सेप, टूथ थम टूथ टूथ थम फोर्सेप या बेबकॉक्स फोर्सेप, कौन सा फोर्सेप नॉन ट्रोमेटिक कहलाता है, विच फोर्सेप इज नॉन एज नॉन ट्रोमेटिक, हैव यू एनी आइडिया, नो वन, यस, गुड गुड, कुछ लोगों ने ठीक कहा है, इट्स एलिस फोर्सेप, इट्स एलिस फोर्सेप, ए फॉर एलिस, ए इज द करेक्ट वन। एलिस फोर्सेप इज द नॉन ट्रोमेटिक फोर्सेप, बाकी सारी फोर्सेप की तुलना में एलिस फोर्सेप को नॉन ट्रोमेटिक फोर्सेप के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। कोचर, टूथ थम और बेबकॉप जो है वो रॉन्ग वन है। तो किस तरीके की होती है ये फोर्सेप, अगर हम पिक्चर से देखें, क्योंकि एग्जाम में पिक्चर से भी क्वेश्चन बनता है, तो एलिस फोर्सेप कुछ इस तरीके का दिखता है, दिस इज द पिक्चर ऑफ एलिस फोर्सेप, नॉन ट्रोमेटिक फोर्सेप, ट्रोमा की संभावना नहीं, और ऑपरेशन थिएटर में इसको यूज करते हैं ग्रास्पिंग पर्पज से, एलिस फोर्सेप इसको नाम दिया जाता है, ये नॉन ट्रोमेटिक फोर्सेप कहलाता है। बात करें हम कोचर फोर्सेप की, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ कोचर फोर्सेप, ये कोचर फोर्सेप कहलाता है ना, कोचर फोर्सेप का पिक्चर है ये। और हम बात करें अगर थंब फोर्सेप की एंड टूथ थंब फोर्सेप की, दिस इज द पिक्चर ऑफ टूथ थंब फोर्सेप, कोचर फोर्सेप, टूथ थंब फोर्सेप, है ना। और अगर हम बात करें बेबकॉप की, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ बेबकॉप फोर्सेप, है ना। तो ये चार तरह की फोर्सेप याद रखना, एलिस फोर्सेप, कोचर फोर्सेप, टूथ थंब फोर्सेप और बेबकॉप फोर्सेप। इमेज बेस का क्वेश्चन बन सकता है, इमेज इंपॉर्टेंट है। नॉन ट्रोमेटिक फोर्स से हमें पूछा तो नाम एलिस था, लेकिन ये चार तरह की इमेज आपको एक साथ याद रखनी है वहां पे, है ना। नेक्स्ट है टॉफी, सॉरी टॉयज नीडल जो होती है वो यूज की जाती है, टॉयज नीडल जो है कहाँ यूज करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में, लोकल एनेस्थीसिया में, नर्व ब्लॉक में, टॉयज नीडल, बहुत अच्छे। टॉयज नीडल जो है वो यूज किया जाता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के दौरान यूज किया जाता है टॉयज नीडल।
कैसा दिखता है टॉयज नीडल? हमने वैसे पहले भी इमेज बेस के क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में इसको यूज किया जाता है और ये कुछ इस तरीके का लुक होता है ना, इसको टॉयज नीडल के नाम से जानते हैं, है ना। और ये यूज कहाँ होती है, ये अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, टॉयज नीडल। नेक्स्ट है ए टेस्ट दैट शुड बी इंक्लूड इन द ईयरली फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मैन ड्यूरिंग द लेट मिडिल एंड ओल्डर एडल्ट ईयर इज। वो टेस्ट जो इंक्लूड करेंगे ईयरली फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान मैन के अंदर स्पेशली, कब? लेट मिडल और ओल्डर एडल्ट के अंदर। लेट मिडल मतलब 45 से 60 और ओल्डर एडल्ट मतलब मोर देन 60। तो 45 से बाद की उम्र में जब भी मैन में टेस्ट कराते हैं 50 की उम्र के आसपास और उसके बाद में, तो कौन सा टेस्ट ईयरली फिजिकल एग्जामिनेशन का हिस्सा बनेगा? पीएसए टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, सीरम ट्राइग्लिसराइड, विच इज द करेक्ट वन? ओल्डर और स्पेशली मेल दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। बहुत अच्छे, कई लोगों ने ट्राइग्लिसराइड जवाब दिया जो खोटा है। मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू होता है ट्राइग्लिसराइड, तो स्पेशली मेल और वो भी ओल्डर एडल्ट का अगर यहाँ पे पूछा है तो डेफिनेटली जवाब बनेगा पीएसए, दैट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया इसका, प्रोस्टेट स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पीएसए टेस्ट मेल के अंदर कैरिड आउट होता है कैंसर का पता लगाने के लिए, प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए। पीएसए का लेवल अगर बढ़ा हुआ होता है, पीएसए का लेवल अगर बढ़ा हुआ होता है तो प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है। बढ़ा हुआ पीएसए का लेवल जो है वो इंडिकेट करता है, तीन चीजें इंडिकेट करता है। वो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया हो सकता है, बीपीएच इसको बोलते हैं, या उस मेल क्लाइंट के अंदर प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, या उसमें कैंसर हो सकता है। तो प्रोस्टेटाइटिस और बीपीएच है या नहीं है, इसको सेपरेट करने के लिए डीआरई करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डीआरई। तो ये टेस्ट डीआरई के साथ में यूज करते हैं, और अगर वो दोनों चीजें नहीं है देन प्रोस्टेट कैंसर है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और पीएसए जो एक प्रोटीन है जो प्रोड्यूस की जाती है बॉडी के द्वारा नॉर्मल, और जब मैलिग्नेंसी होती है तब भी होती है ये, और इसका लेवल बढ़ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसको सिक्रेट करती है पीएसए को, है ना। पीएसए जो होता है उसको कॉन्जुगेशन, किसके कॉन्जुगेशन में किसके साथ में यूज करते हैं, अभी हमने बोला था डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डीआरई कहते हैं इसको शॉर्ट में, डीआरई के साथ यूज करते हैं। और एसिम्प्टोमेटिक मैन के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होता है, सिम्प्टोमेटिक हो तो प्रोस्टेटाइटिस या बीपीएच हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक के अंदर ये प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोस्टिक टेस्ट बनता है। और नॉर्मल रेंज इसकी मानी जाती है पीएसए की 0 to 4 नैनोग्राम पर एमएल। बहुत एडवांस एज हो जाती है तो 0 to 3 नैनोग्राम ही नॉर्मल है, 3 से ज्यादा होते ही हम उसको इंडिकेशन लग जाते हैं कि भाई उसको जो है प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो डीआरई इसको सेपरेट करता है प्रोस्टेटाइटिस और बीपीएस से, और ये क्लासिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर का। तो तीन कंडीशन को इंडिकेट करता है, अगर ये बढ़ा हुआ है या तो प्रोस्टेटाइटिस है, या बीपीएच है, या प्रोस्टेट कैंसर है। तो अलग अलग चीजों को हम डायग्नोस करते हैं, तो दो चीजें साथ में काम में लेते हैं, डीआरई और पीएसए, है ना, इससे डायग्नोस होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो आज के वीडियो में हमने पढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, और भगवान कृष्ण के उस वाक्य को सार्थक करें कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। जब आप सारथी बनेंगे तो आप कई लोगों का भला करने का कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली ऐसा अपन करते हैं तो अच्छा लगता है, करके देखिएगा आपको पता चलेगा। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो नई एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।